हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9th के विज्ञान की चैप्टर नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 परमाणु एवं अणु यानी एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप करके जानने से हमें आसानी होती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए और बखूबी हम आसानी से समझ पाते हैं। तो हम इसके विषय में चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारतीय, ठीक है ना, एवं ग्रीक दार्शनिक, भारत और दार्शनिक, ठीक है ना, और ग्रीक दार्शनिक, ये दो दार्शनिक थे। मैंने इसके विषय में क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था कि जो दर्शन के बारे में विचार करता हो, जो दर्शन के बारे में सोचता हो, वही दार्शनिक है, ठीक है। इंग्लिश में फिलोसफर कहते हैं। तो इंडियन फिलोसफर एंड ग्रीक फिलोसफर, उन्होंने द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य, जिसको नहीं जानते थे, जो नहीं दिखाई देता था, उन रूपों से ये लोग सदैव चिंतित रहते थे और चकित रहते थे कि भाई जो चीज़ दिखाई देती नहीं है, जो चीज़ मतलब जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, तो फिर ये द्रव्य नाम की चीज़ है क्या, ठीक है। इन पदार्थों की विभाज्यता यानी डिविजिबल के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग कितने साल, 500 साल ईसा पूर्व में यह विचार व्यक्त किया गया था कि यह विचार व्यक्त करने वाले महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य, ब्रैकेट में इसको द्रव्य को पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना, मैटर को विभाजित करते हुए जाएंगे तो हमें छोटे से छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे। इट मीन्स, समझ रहे हैं आप, कि कोई भी अगर वस्तु आप लेते हैं, उसको और ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि क्या होगा, वह बिल्कुल छोटा से छोटा एक यूनिट बचेगा, एक इकाई बचेगी, और वह जो टूट नहीं पाएगा, जो विखंडित नहीं हो पाएगा, जो विभाजित नहीं हो पाएगा, जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तमाम सारे वर्ड एक ही हैं। ऐसी अवस्था उस कण की बन जाएगी तथा अंत में एक ऐसी सीमा आ जाएगी कि वह कण पुनः क्या होगा, विभाजित यानी विजिबल नहीं हो पाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, ठीक है ना, वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। समझे आप कुछ? अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसी अवस्था आएगी कि वह जो है, जो कण है, पार्टिकल्स हैं, वो डिविजिबल नहीं होंगे, उनको, ठीक है ना, उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को उन्होंने परमाणु कहा, अर्थात एटम कहा, ठीक है। तथा इसके बाद एक और अन्य वैज्ञानिक थे, अर्थात वैज्ञानिक नहीं, दार्शनिक थे। उनका नाम था पगुदा कात्यायन, ठीक है ना। पगुदा कात्यायन का इस विषय पर एक मत था, जो कि उन्होंने बताया था कि विस्तृत रूप से उन्होंने समझाने की चेष्टा की है और ये कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कण क्या है, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जो हमें द्रवों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, ठीक है ना। द्रव्यों को क्या करते हैं, भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। ये किसने कहा था, ये पगुदा कात्यायन ने कहा था और इसको उन्होंने विस्तृत समझाने की चेष्टा की। उन्होंने ये बताया और बताने की कोशिश की कि ये जो कण होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं, ये सिंपलिस्ट क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं, एकत्रित होते हैं, ठीक है। उस रूप में ये पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, ठीक है ना। जो हमें मेट्रो के क्या करते हैं, भिन्न भिन्न रूपों को, भिन्न भिन्न फॉर्म को क्या करते हैं, गिवन आउट करते हैं। लगभग उसी समय, उसी क्षण ग्रीक के दार्शनिक थे
जिनका नाम डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपियस, ठीक है ना, ल्यूसिपस था। ये दो लोग थे दार्शनिक, कहाँ के, ग्रीक के। उन्होंने यह सुझाव दिया कि यदि हम द्रव्य को यानी मैटर को डिविजिबल करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट होगी कि जो प्राप्त कण होगा, यानी डिविजिबल करते जा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जो हमें जब प्राप्त होंगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पुनः विभाजन नहीं किया जा सकता इसका। और इन डिविजिबल यानी अविभाज्य कणों को परमाणु, ब्रैकेट में अर्थात अविभाज्य, जो विभाजित नहीं हो, कहा था उन्होंने ये चीज। तो ये सभी सुझाव जो हैं वो दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। आप समझ रहे हैं ना, अभी जो मैंने ये बताया, ये जो विचार थे इंडियन फिलोसफर के और ग्रीक फिलोसफर के, जो एटम्स के रिलेटेड जो आइडियाज़ थे वह एक क्या थे, फिलोसफर आइडियाज़ पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, फिलोसफर आइडियाज़ पर क्या थे, डिपेंडेंट थे। यानी ये सभी सुझाव क्या थे, दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए, इन विचारों की वैधता जो थी उसको सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक ऐसा कोई प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ, और 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा, ठीक है ना, एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच के अंतर को 18वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने समझा, ठीक है। और स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए, लालायित हुए कि जो एलिमेंट हैं, जो तत्व हैं, वो कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। अभी मैंने बताया था कि तीन ही कारण होते हैं, कैसे, क्यों और कहाँ। तो इसमें से दो शब्द हमें मिल रहे हैं कि कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। अगर हमें इसका पता चल जाए तो इनके बीच का कारण और इनके होने का कारण भी लगभग हमें पता चल जाएगा। संयोग करते हैं, और जब तत्व यानी एलिमेंट परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, यह उनके दिमागों में बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ क्रिएट हो रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है साइंटिस्ट अंतवा, ठीक है ना, नाम था अंतवा एवं लवाइजिए, जो कि रासायनिक से संबंधित वैज्ञानिक थे, और रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियमों को इन्होंने स्थापित किया। इस तत्वों के और कंपाउंड के यानी यौगिकों के बीच का अंतर समझा, और समझने के बाद से वैज्ञानिकों ने दो महत्वपूर्ण नियम स्थापित किए, जिसके वजह से रसायन विज्ञान को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान हुआ, ठीक है। उसमें पहला था कि रासायनिक संयोग के नियम, ठीक है ना, रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, रासायनिक संयोग के नियम। लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है, ने बहुत अधिक प्रयोग किए, और इन प्रयोग करने के पश्चात यानी करने के बाद दो नियमों का प्रतिपादन किया था। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि दो वैज्ञानिक थे इस प्रयोग को करने के लिए, जिसका नाम इन्होंने रखा था रासायनिक संयोग के नियम यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो उसमें से जो पहला निकल कर आया था नियम वो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है ना, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये पहला नियम था। यह नियम यह बताने की चेष्टा करता है, यह बताने की कोशिश करता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न का मतलब होता है कि रसायन जब एक
केमिकल दूसरे केमिकल को आपस में मिलाया जाता है और उसमें जो परिवर्तन होता है यानी बदलाव आते हैं उसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, यानी संपन्न होना कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है तब इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। इस प्रकार का इन्होंने प्रश्न बनाया और इसके लिए एक क्रियाकलाप किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में ये लिया कि एक्स और वाई दो वर्ड लिए, अल्फ़ाबेट लिए इन्होंने। एक्स में कॉपर सल्फेट 1.25 ग्राम्स यानी 1.25 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया और वाई टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट 1.43 ग्राम यानी 1.43 ग्राम्स सोडियम कार्बोनेट वाई टेस्ट ट्यूब में लिया। ठीक है, और इसी प्रकार एक्स वाई की 3 सेट बनाए इन्होंने। दूसरे सेट के अंदर 1.22 ग्राम यानी 1.22 ग्राम बेरियम क्लोराइड लिया और वाई टेस्ट ट्यूब में 1.53 ग्राम यानी 1.53 ग्राम सोडियम सल्फेट लिया। ये दूसरा टेस्ट ट्यूब था। अब तीसरे टेस्ट ट्यूब में एक्स वाले में 2.07 ग्राम यानी 2.07 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया और वाई में 1.17 ग्राम यानी 1.17 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया। इन तीनों को अलग अलग केमिकल्स एक्स वाई करके सबको मिलाया कुछ मात्रा में, जिनका इन्होंने नंबर्स यानी पॉइंट दिए हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया कि एक्स और वाई दोनों की सूची में से किसी एक युगल के रसायन के अलग अलग विलय यानी 10 ml जल में तैयार किए। आप समझ रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि एक्स और वाई दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब है, इनको युगल कहा गया है। युगल को लिया और उसमें रसायन के अलग अलग विलय यानी रसायन के अलग अलग मटेरियल लेकर के 10 ml जल के साथ यानी 10 ml वाटर के साथ इन्होंने क्या किया, रेसिपी उसकी तैयार की। अब युगलों के विलयनों में से जो अब युगल तैयार हो गया उसमें से वाई के विलय को एक शंक्वाकार, ठीक है ना, फ्लास्क में लिया। शंक्वाकार समझ रहे हैं ना, शंकु के समान जो होता है, मैथ में आप पढ़ते हैं। शंकु के समान फ्लास्क में लिया वाई को और एक्स वाले को एक छोटी परख नली में ले लिया। इसके बाद उन्होंने छोटी परख नली को विलय युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाया ताकि दोनों विलय परस्पर मिश्रित न हो। ठीक है ना, तो आप इससे समझ सकते हैं कि इन्होंने छोटी फ्लास्क की नली जो ली थी उसमें एक्स को इस प्रकार लटकाया कि वो आपस में क्या हो, मिले नहीं, और उसके पश्चात एक कार का ढक्कन भी उस पर लगा दिया। ठीक है ना, आप बुक के अंदर देख सकते हैं 3.1 फिगर है, उस पर एक पिक्चर बनाया गया है। ऊपर कार्क लगाया गया है और पकड़ने के लिए डोरी हल्की सी बना दी गई है साइड में, और शंक्वाकार फ्लास्क लिया इन्होंने। ठीक है, छोटी सी परख नली भी साथ में उसमें लटका रखा है। ठीक है, और एक्स वाई, एक्स का विलय और वाई का विलय मतलब एक साथ किया है लेकिन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डाल के। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इनको इन्होंने सावधानी पूर्वक तौलने की कोशिश की। उसके बाद से झुकाकर इस प्रकार घुमाया कि एक्स और वाई का विलय परस्पर मिश्रित हो गया है। ठीक है, मिल जाए, इस प्रकार उन्होंने फिर घुमाया। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लिया, फिर दोबारा तौला। पहले तो क्या हुआ, पहले अलग अलग तौला, फिर मिलाया, फिर उसके बाद तौला। तौलने के बाद से इनके दिमाग में क्रिएट हुआ कि इस शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुआ। और क्या रासायनिक अभिक्रिया हुआ। और इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार की विचारधारा उनके मस्तिष्क में पनप गई और उन्होंने देखा कि जो मटेरियल अलग अलग केमिकल मिला रहे हैं वह अलग अलग होने के बावजूद और मिलने के बावजूद
दोनों का जो भार है, जो मास है, वो समान है। इसलिए इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन बी नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, ऐसा एक निश्चित पॉइंट बना दिया। इसके बाद दूसरा नियम इनको मिला, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कंस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शंस, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंस्टेंट्स ऑफ प्रोपोर्शंस। अब स्थिर अनुपात का नियम ये कहने की कोशिश करता है कि दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? इन्होंने कहा है, लॉयजियस एवं अन्य वैज्ञानिक ने इस पर प्रकाश डाला, और प्रकाश डालने का मतलब होता है कि इस पे विचार व्यक्त किया अपना कि दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित यानी बने हुए कोई भी यौगिक कहीं से भी लिए गए हों, ठीक है, उनका जो अनुपात होता है वह स्थिर होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी स्थान से प्राप्त किए गए तत्व क्यों ना हो। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया है कि जैसे वाटर में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव एक संबंधी 8 होता है, नहीं 1 रिलेशन 8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, जल का स्रोत कोई भी हो अर्थात कहीं से भी वह जल आया हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा। आप समझ रहे हैं? मैंने आपको क्लास के अंदर डिस्कस करके बताया था कि हाइड्रोजन की जो क्रमांक संख्या होते हैं वो 1 होते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो हाइड्रोजन वाटर का फार्मूला हम क्या लिखते हैं, H2O लिखते हैं। तो हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, और ऑक्सीजन 16 है। तो 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी 1 रिलेशन 8 इस पे आ जाएगा। तो 1 रिलेशन 8 जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके जो जल निर्मित हुआ है उसका द्रव्यमान का अनुपात निकला ये, ठीक है। द्रव्यमान का अनुपात निकालना आ गया आपको, द्रव्यमान का अनुपात ऐसे निकला। अब वह दोनों जोड़ देंगे तो 9 ग्राम हो जाएगा। अगर इसका विखंडन करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो इसमें से 1 ग्राम हाइड्रोजन निकल जाएगा और 8 ग्राम क्या निकलेगा, ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा। तो इसी प्रकार अमोनिया, ठीक है, NH3, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 में क्या होता है, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार, ठीक है ना, सदैव 14 रिलेशन 3 यानी 14 संबंधित 3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। नाइट्रोजन क्या कितना होता है, 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन इसके ऊपर पावर कितना है, 3 है, इसलिए 14 संबंधित 3 अनुपात में ये विद्यमान है, ठीक है। और चाहे अमोनिया किसी प्रकार से निर्मित क्यों ना हो अथवा किसी भी स्रोत से क्यों नहीं लिया गया हो, इन उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, ठीक है ना। तो स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है, ओके बच्चों, गुड, शाबाश। प्राउस्ट ने, अब इस अनुपात के नियम को क्या कहते हैं समझ लो। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि इन्वर्टेड कामा में कि किसी भी यौगिक का मतलब कंपाउंड, एनी कंपाउंड, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में मौजूद होते हैं यानी विद्यमान होते हैं। यह शब्द किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, यह बात जो है प्राउस्ट ने अपने वक्तव्य में बताया। अब आप एक छोटा सा पैराग्राफ देख रहे होंगे, जॉन डाल्टन, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है
इनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। फिर वैज्ञानिकों ने अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी, ठीक है ना। और इसमें जो अहम भूमिका निभाया वो रसायनज्ञ जॉन डाल्टन थे, जो अभी आपके किताब के अंदर जो दिया गया है, जॉन डाल्टन का फिगर है, आप देख सकते हैं, और उनकी सारी बायोग्राफीज हैं, तो आप उनको देख सकते हैं कि कहाँ कैसे उन्होंने पढ़ाई की और कैसे शोध किया और कहाँ के रहने वाले थे, किस प्रकार से उनका जीवन चरित्र था। ये तमाम सारी बातें इसके अंदर निहित की गई हैं, ठीक है, इंक्लूड की गई हैं, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है ना। तो जो द्रव्य वर्ड है, द्रव्य के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था। इस बात को पॉइंट करेंगे कि द्रव्य के बारे में जो है जॉन डाल्टन ने, ठीक है, जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार जो है डाल्टन ने द्रव्यों को विभाज्यता का विचार प्रदान किया। विभाज्यता का मतलब कि वह विभाजित हो सकता है, ऐसा शब्द जो है जॉन डाल्टन ने तत्वों के प्रति दिया था, ठीक है, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों ने द्वारा द्रव्यों की सूक्ष्म अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम, ठीक है ना, अविभाज्य, इंडिविजुअल एटम्स, जिसे क्या नाम दिया गया था, परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु ही नाम दिया, ठीक है, ध्यान से नोटेट करना, उसे डाल्टन ने परमाणु ही नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियमों पर आधारित था, ठीक है ना। डाल्टन ने इन नियमों को रासायनिक संयोग के आधार पर ही इसका नाम इन्होंने भी सेम रखा। क्लियर हुआ इतना? गुड। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। युक्ति संगत का मतलब दोनों को मिला करके साथ साथ, ठीक है ना, डाल्टन ने व्याख्या करने की कोशिश की, ठीक है। तो क्या था, निश्चित अनुपात का नियम और द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, ठीक है, ये दो शब्द थे। तो इन दोनों को मिला करके इन्होंने व्याख्या करने की कोशिश की। तो व्याख्या के अनुसार, व्याख्या अब डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन के बारे में जानते हैं। तो डाल्टन ने एटम के थ्योरी को, ठीक है ना, परमाणु सिद्धांत के अनुसार, अब इसीलिए जो परमाणु था और परमाणु के ऊपर जो सिद्धांत दिया था, उन दोनों को मिलाकर डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत कहा जाने लगा, ठीक है ना। तो हम इसके अनुसार जानते हैं कि डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य या द्रव, ठीक है ना, चाहे तत्व हो या यौगिक या मिश्रण, ठीक है ना, समझने मैंने तीन वर्ड इसमें इस्तेमाल किया, द्रव्य चाहे हो, चाहे तत्व हो या यौगिक हो या मिश्रण हो, इन सब का, वह सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, यानी परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1 में दे रखा है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, तो बिना परमाणु का द्रव्यमान निर्मित नहीं होगा, द्रव्य निर्मित नहीं होगा, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। आप समझ रहे हैं, इसमें 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में वही भाग ले सकते हैं जो द्रव्य होंगे, और द्रव्य किससे बने हुए हैं, परमाणुओं से मिलकर निर्मित हुए हैं। ये तो हो गया पहला। अब नंबर 2, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। क्या होते हैं परमाणु? इंडिविजुअल सूक्ष्मतम कण होते हैं। क्या होते हैं? इंडिविजुअल माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। यानी परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम
कण होते हैं, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजन होते हैं न ही उनका विनाश होता है, अर्थात न तो ये पैदा होते हैं और न ही ये खत्म होते हैं। नंबर 2, नंबर 3, दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान, यानी जो तत्व दिए गए हैं उन सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है, जो एटम का जो मास है एवं उनके रासायनिक गुणधर्म यानी उनके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वह क्या होते हैं, समान होते हैं। तीसरा ये दिया उन्होंने। चौथा क्या दिया, विभिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी इन्होंने कहा। उसके बाद नंबर 5 दिया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं, अर्थात डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट नंबरों में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशंस प्रोपोर्शंस करते हैं, यानी छोटी छोटी संख्याओं के अनुपात में संयोग करते हैं, यानी आपस में मिलते हैं और क्या करते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं, यानी यौगिक का निर्माण करते हैं। 5वां नंबर ये। 6ठा नंबर, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है, यानी इट मीन्स एनी कंपाउंड्स में भी include numbers and shape same type, that's called atom, ठीक है ना। जो उनके किसी भी यौगिक के परमाणु होते हैं यानी एटम होते हैं, उनकी संख्या एवं प्रकार दोनों क्या होती है, निश्चित होती है ना। क्लियर हुआ? गुड बच्चों। अब आगे हम देखेंगे, एक प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को हम हल करेंगे लास्ट में। पहले समझते जाते हैं धीरे धीरे कि परमाणु क्या होता है। अक्सर ऐसा बच्चा जो है क्वेश्चन करता रहता है, तो इसके विषय में जानते हैं कि अगर हम किसी इमारत की दीवार की बात करें तो उसको बनाते हुए देखे होंगे, इन दीवारों में एक कमरा होता है, उस कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। तो अब इसमें मैंने वर्ड इस्तेमाल किया समूह। तो समूह जब घर बनाया जाता है तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, ईंट है। तो ये क्या है, सबसे छोटी इन चारों आइटमों में से सबसे छोटा क्या है, सीमेंट है। अगर उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करें हम, तो बिल्कुल इतना बारीक है कि अगर एक कण हम उड़ाएं तो वो अनविजिबल है। अगर हम उसको विजिबल करना चाहें तो वो अनविजिबल है, लेकिन हाँ साइंस के थ्रू अगर करना चाहें तो वो विजिबल है, ठीक है। उड़ता तो है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में होंगे तभी दिखाई देगा, अगर नहीं कम मात्रा में होंगे तो वो दिखाई ना के बराबर देगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उस पूरे मकान का एक छोटा से छोटा वो एक इकाई है, एक यूनिट है, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए कहा गया है कि कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है, उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई वह कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यह रेत का एक छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है, परमाणु होती है, यानी एटम होती है। अब तो परमाणु जान गए, परमाणु कितने बड़े होते हैं, अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे दिमाग में। तो इसके विषय में हम बात करेंगे। तो ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं वे भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को
जब एक के ऊपर एक करके हम जब उसे चट्टा बनाते हैं, यानी चट्टा का मतलब होता है एक के ऊपर एक करके अगर उसकी अगर मोटाई हम नापने की कोशिश करें तो कठिनाई से मतलब एक कागज़ के सीट की जितनी मोटी परत वह बना पाएगा, ठीक है ना। उसके कुछ जो है यहाँ बताए गए हैं कि परमाणु की त्रिज्या, ठीक है ना, नैनोमीटर में मापा जाता है। इस चीज़ को आप खास ध्यान रखेंगे कि परमाणु की त्रिज्या को क्या किया जाता है, नैनोमीटर में नापा जाता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि सापेक्ष आकार इसका जो होता है, यानी मीटर में देखेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु का जो त्रिज्या होता है वो होता है 10⁻⁻ मीटर। जल का जो अणु होता है उसका होता है त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर और हीमोग्लोबिन अणु का जो होता है वो होता है 10⁻⁸ मीटर, ठीक है। रेत के कण की अगर हम बात करें तो रेत का कण जो होता है वो होता है 10⁻⁴ मीटर। और अगर चींटी की बात करें तो चींटी का जो त्रिज्या होती है वो 10⁻³ मीटर होता है। और सेब की अगर हम बात करें तो सेब का जो मीटर होता है वो 10⁻⁻1 मीटर होता है। तो ये कुछ उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करें कि जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्या सोच सकते हैं। और जबकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है, चाहे हम देखें, चाहे हम उन्हें देख सकें या नहीं देख सकें, फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा वह हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप में उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अतः अगर हम बात करें आधुनिक तकनीकों की सहायता से इन तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को हम मतलब देख सकते हैं, ठीक है ना। और किसकी सहायता से, आधुनिक तकनीकों की सहायता से, ठीक है। हम सोचे कि अपनी खुली आंखों से हम देख लें, समझने की कोशिश करें तो फिर नथिंग इज पॉसिबल, फिर वो हमारे मतलब संभावनाओं के क्षेत्र में नहीं आ सकता है, ठीक है। केवल और केवल किससे हम उनको प्रतिबिंबित कर सकते हैं, आधुनिक तकनीकों की सहायता से, ठीक है ना। वो भी उनके सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को ही देख सकते हैं जिसमें क्या है, उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देंगे, ठीक है। आपके बुक में एक फिगर दिया गया होगा, उसको आप देख सकते हैं। वह आधुनिक तकनीकों की सहायता से प्रतिबिंब बनाया गया है, वो सिलिकॉन का है, ठीक है ना। सिलिकॉन के प्रतिबिंब है वो, जो परमाणु के रूप में प्रतिबिंबित है और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अब इसके बाद से हमने रासायनिक संयोग के नियम के अंदर 2 नियम के प्रतिपादन के विषय में जान लिया है। अब जो है विभिन्न परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक भी होते हैं, इसके विषय में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बुक खोलेंगे, बुक में देखेंगे कि डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग किया था, ठीक है ना। ध्यान रहे, डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एलिमेंट के जो प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं, एलिमेंट के जो सिंबल्स होते हैं उनका फर्स्ट टाइम इन्होंने यूटिलाइज किया था, प्रयोग किया था। और इसके बाद जब डाल्टन ने इन एलिमेंट के सिंबल्स को यूज़ किया तो यह सिंबल्स उन एलिमेंटों की एक निश्चित मात्रा की ओर इशारा करता था, एक निश्चित मात्रा की ओर इशारा करता था। अर्थात ये सिस्टम
एलिमेंट के एक एटम को प्रदर्शित करता था। वर्जिलियस, ये नाम है एक, वर्जिलियस ने एलिमेंट के ऐसे सिंबल्स का सुझाव दिया। ठीक है ना, वर्जिलियस ने एलिमेंट के ऐसे सिंबल्स का एडवाइस दिया जो उन एलिमेंट के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होते थे। अब थोड़े से और इसकी हिस्ट्री हम देख लेते हैं। जैसे आप बुक खोलेंगे तो इसके अंदर दिया गया है, सबके कुछ न कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। हाइड्रोजन का दिया गया है, फास्फोरस का, कॉपर का, गोल्ड का, कार्बन का, सल्फर का, सीसा का, प्लेटिनम का, ठीक है, ऑक्सीजन, आयरन और सिल्वर, पारा का भी। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि उदाहरण के एग्जाम्पल के रूप में कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ, यानी ओरिजिन हुआ। कुछ एलिमेंटों के नाम उनके स्पेशल कलर से लिए गए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गोल्ड यानी स्वर्ण, तो जो गोल्ड का नाम है अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री अर्थात IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो एलिमेंट के नामों, सिंबल्स एवं मात्रक यानी यूनिट को क्या करता है, ये स्वीकृति प्रदान करता है, यानी एक्सेप्टेशंस गिवन आउट करता है। क्या करता है? स्वीकृति प्रदान करता है, यानी स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। और वह सबको मतलब वो मापन दंड या मापक दंड प्रदान करता है। ठीक है ना, स्वीकृति प्रदान करता है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षरों से भी बने होते हैं और किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे हम जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन को हम कैपिटल H से लिखते हैं। एल्युमिनियम में देख लीजिए, एल्युमिनियम में पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर A होता है, सेकेंड लेटर स्मॉलेस्ट होता है L, न कि दोनों कैपिटल हों। उसी प्रकार कोबाल्ट का देख सकते हैं, कोबाल्ट में पहला कैपिटल लेटर C होता है, उसके बाद सेकेंड लेटर O स्मॉलेस्ट होता है, न कि CO के दोनों कैपिटल लेटर में हो। तो कुछ एलिमेंटों के नाम उनके अल्फ़ाबेटिकल वर्ड से भी लिए गए हैं और कुछ एलिमेंट की जो सिंबल्स हैं उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके ये बनाए गए हैं। इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कुछ ऐसे हैं सिंबल्स जो उनके नाम के पहले वर्ड और इसमें से कुछ ऐसे अक्षरों को लेकर के सिंबल के रूप में प्रयुक्त किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर क्लोरीन यानी कैपिटल में C स्मॉल में L, Cl, सेकेंड में जिंक यानी स्मॉल में Z, कैपिटल में Z और स्मॉल में N। इस प्रकार कुछ अन्य एलिमेंट के जो सिंबल्स हैं वो लैटिन या जर्मन या ग्रीक लैंग्वेज में उनके नामों से बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लौह यानी आयरन का जो सिंबल है वो है कैपिटल में F स्मॉल में E, जो उनके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है।
लैटिन में इसे फेरम कहा जाता है, ठीक है, आयरन को फेरन कहा जाता है लैटिन भाषा में। ओके, इसी प्रकार सोडियम का है, सोडियम का है Na, स्मॉल में n, सॉरी कैपिटल में n, स्मॉल में a। एंड पोटेशियम, पोटेशियम का है K, कैपिटल में K। इस प्रकार कई सारे प्रतीक उनके डिफरेंट डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्या किए गए हैं, लिए गए हैं। अब हम आपके कुछ सारणी दी गई है, उस सारणी को आप देख सकते हैं और उससे रिमेंबर भी कर सकते हैं कि एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरान B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। ये कुछ इस प्रकार के नाम हैं और उनके प्रतीक हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। अब हम 3.2.2 यानी परमाणु द्रव्यमान यानी एटम मास के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, और इसके विषय में जानने की हम कोशिश करेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, ठीक है ना, अभी हमने डिस्कस किया था कि डाल्टन कौन थे और परमाणु सिद्धांत डाल्टन के साथ क्यों जुड़ा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत यानी डाल्टन ने रिसर्च किया, इस पर थ्योरी दी, इसीलिए थ्योरी परमाणु सिद्धांत के रूप में उनके साथ आ गया। तो उन्होंने विशिष्ट कल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी, ठीक है ना, विशिष्ट। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व यानी प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। डाल्टन ने कहा कि प्रत्येक एलिमेंट के एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है और इस सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को भी भली भांति समझाने में समर्थ रहता था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए, ठीक है ना। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और स्थिर अनुपात के नियम को समझाने में भली भांति डाल्टन समर्थ थे, तो उनके सिद्धांत को आधार बना करके वैज्ञानिक जो हैं परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर थे, यानी उसको मापने के लिए तैयार थे। चूंकि परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना इतना कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोग के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। अब हम यहाँ पर एक यौगिक यानी कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे, इससे और भली भांति हमें समझ में आ सकता है। जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है, प्रायोगिक तौर पर यानी आम तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कार्बन अपने 4/3 यानी 4/3 यानी 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। यानी कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्य यानी मास वाले ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, संयुक्त होता है, मिलता है, कोरिलेट होता है। जैसे कि मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। अंडरलाइन करिएगा कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई को
एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो कार्बन परमाणु को 1.0 यानी 1.0, ठीक है, यूनी तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को A1.33 यानी निर्दिष्ट करते हैं। U दिया गया है, ठीक है ना। तो U का मतलब होता है, इसके जगह पे पहले लिखा जाता था AUE यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम यूनिट ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, 1.33 यूनिट निर्देश करता था। प्रारंभ में लगभग परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा सापेक्ष में लिखा करते थे। देखिए अभी मैंने बोला वो चीज़ दिया हुआ है, तो हम इसे यूनिट डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन आजकल IUPAC के नए अनुमोदन द्वारा इसको U लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि AMU जो था वो पहले लिखा जाता था, लेकिन जब से IUPAC आया, ये संस्था आई, तो वह AMU को हटा करके केवल U का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी यूनिफाइड द्रव्यमान। ठीक है, यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसे, यूनिफाइड। क्लियर है। लेकिन